हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरू गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, अर्थात संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुण, इस पर बात करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर्स पढ़े हैं, एक मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस और दूसरा काइनेटिक एंड थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। हमने जब फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया था तो हमने मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के बारे में थ्योरीज़ की बात की थी और हमारे पास एक रिज़ल्ट के रूप में जो चीज़ सामने आई थी वो ये थी कि हम CFT के आधार पर संक्रमण धातु संकुलों की बहुत सारे गुणों की व्याख्या कर सकते हैं और उन्हीं में से एक व्याख्या हम दूसरे लेसन में, जिसमें हमने उनके गतिकीय और ऊष्मागतिकीय स्थायित्व की बात की थी, उसके बाद आज हम जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जिस गुण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो है चुंबकीय गुण। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि संक्रमण धातुएं उनके संकुलों में आंशिक रूप से भरे हुए डी कक्षक होते हैं, अतः इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ या चुंबकीय गुण उपस्थित होते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था और उप सहसंयोजन संख्या के अनुसार संक्रमण धातु संकुलों में चुंबकीय गुणों में विविधता या काफ़ी प्रॉपर्टीज़ को हम उसके आधार पर एक्सप्लेन करते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़ हम कैसे डिस्कस करेंगे, ये हमें आज स्टार्ट करना है। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर सॉल्ट्स and complexes have unpaired electrons and show magnetic properties। जैसा हमने अभी बात की कि ट्रांजिशन मेटल्स के सॉल्ट्स या उनके संकुलों में जो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, इसलिए उनमें चुंबकीय गुण या चुंबकीय व्यवहार देखने को मिलता है। The unpaired electrons spins about its axis and therefore shows magnetic properties and act as a tiny magnet। जिन कॉम्प्लेक्सेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन्स अपनी एक्सिस पर या अपनी अक्ष पर घूमते हैं और इस कारण से उनका व्यवहार एक छोटे चुंबक की तरह हो जाता है और उनमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं या दिखाई देते हैं। The molecules with paired electrons are diamagnetic। लेकिन जिन अणुओं में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं या युग्मित होते हैं, उनमें डायामैग्नेटिक या प्रतिचुंबकत्व देखा जाता है। This is because that the paired electrons have their spins in opposite direction and their magnetic field cancel each other। और इसका मुख्य कारण है कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जो युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी चूँकि चक्रण, उनकी स्पिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है, इसलिए वो एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को निरस्त कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं। इन केस ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन आर नॉट कैंसल। जबकि जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा कैंसिल नहीं की जाती, बल्कि दे रीइंफोर्स्ड ईच अदर, बल्कि ये एक दूसरे को बढ़ाते हैं या उसका इंक्रीज करते हैं। सो ब्रॉडली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर शोन बाय द सब्सटेंसेस। तो मुख्य रूप से अगर हम चुंबकीय व्यवहार को डिवाइड करना चाहें तो हमारे पास 2 तरह के चुंबकीय व्यवहार देखने मिलते हैं, जिसमें पहला है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या जिसको हम अनुचुंबकत्व भी कहते हैं। सिंपल से एक डेफिनेशन अनुचुंबकत्व की जो हम दे सकते हैं वो क्या है कि सब्सटेंसेस हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। वे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। एंड सच सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और इस तरह के पदार्थ एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर
आकर्षण महसूस करते हैं या आकर्षित होते हैं। ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर इज द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी उसका अनुचुंबकत्व भी उतना ही ज़्यादा होगा। अर्थात हम आगे अभी हम इसके डायग्राम्स तक भी पहुँचेंगे तब आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से शून्य की तुलना में गुजरने दें या चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करें, उन्हें हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और जिन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें ये पैरामैग्नेटिज्म देखने को मिलता है। दूसरे तरह के जो हमारे सब्सटेंसेज हैं वो हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस या जिसे हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं। सब्सटेंसेज विच डू नॉट possess unpaired electrons और देयर इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। वे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते या इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से युग्मित होते हैं, डू नॉट शो एनी मैग्नेटिक मोमेंट, उनका कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता। सच सब्सटेंसेज आर रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह के पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करते हैं। दिस इज बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स आर न्यूट्रलाइज्ड एंड नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय देम। अर्थात किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो वो उस क्षेत्र की तीव्रता निर्वात की तुलना में कम कर देता है। ऐसा पदार्थ प्रतिचुंबकीय होता है या उसे हम प्रतिचुंबकत्व या डायामैग्नेटिज्म कहते हैं। ऐसे पदार्थ से चुंबकीय बल रेखाएं दूर होती हैं या वो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होता है। और इस तरह की स्थिति जब होती है तब इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन होता है या उनमें इलेक्ट्रॉन्स सारे के सभी युग्मित होते हैं या ये युग्मित इलेक्ट्रॉन्स का गुण है। और ये प्रदर्शित इसलिए होता है क्योंकि ये विपरीत दिशा में कार्य करने वाला गुण है। ये इस डायग्राम से जो ऊपर वाला है वो पैरामैग्नेटिक है, नीचे वाला है डायामैग्नेटिक है। इस डायग्राम से भी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय पदार्थ अपने में से चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने दे रहे हैं या उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो रहे हैं, जबकि बी जो डायग्राम है वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का है, यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों का है जिनसे बल रेखाएं प्रतिकर्षित हो रही हैं या दूर जा रही हैं। तो इस तरह से दो तरह के मुख्य रूप से चुंबकीय व्यवहार हम देख सकते हैं और इसके आधार पर हम आगे अब प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। और उन प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहला गुण है वो है मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण। The magnetic property of a substance arise from electrons and nucleus। अगर हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में मुख्य रूप से बात करें तो जो चुंबकीय गुण है वो किस कारण उत्पन्न होता है, और उसके जो दो मुख्य कारण माने गए हैं वो है इलेक्ट्रॉन और नाभिक। बट द contribution of nucleus is neglected and the magnetic behavior observed is mainly due to the electrons। लेकिन कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन न्यूक्लियस या नाभिक की तुलना में ज़्यादा होता है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि हम नाभिक के या न्यूक्लियस के कंट्रीब्यूशन को एक तरह से नगण्य मान सकते हैं। नाउ देयर आर टू वेज इन विच द इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स द मैग्नेटिक मोमेंट। दो तरीके हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा चुंबकीय आघूर्ण को पैदा किया जा सकता है या क्रिएट किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज ईच इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रीटेड एज ए स्मॉल स्फीयर ऑफ नेगेटिव चार्ज स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस। पहला जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होने का कारण है वो ये कि हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर घूर्णन कर रहा है या चक्रण कर रहा है, एंड दिस स्पिनिंग ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक मोमेंट। और इस चक्रण के कारण, इस चक्रण के आवेश के चक्रण के कारण एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है।
The second factor is an electron traveling in a closed path around a nucleus also produces magnetic moment like an electric current flowing in the circular loop of wire. दूसरा कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट के जनरेट होने का है वो ये कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर तो स्पिन कर ही रहा है, इसके अतिरिक्त वो नाभिक के चारों ओर भी एक बंद पथ पे घूम रहा है और उसके कारण भी मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होता है। और इसको अगर हम तुलना करना चाहें तो हम उस इलेक्ट्रिक करंट से कर सकते हैं, उस विद्युत के प्रवाह से कर सकते हैं जो कि एक वृत्ताकार लूप में घूम रही है या चल रही है। द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स एक्सिस इज टर्म्ड एज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट of the electron, and the magnetic moment due to motion of the electron around the nucleus is termed as orbital magnetic moment. जो दो तरह की हमने मोमेंट्स की बात की है उसमें अगर हम इनके नॉमेनक्लेचर पर जाएं तो जो स्पिन के रोटेशन से प्राप्त होता है उसे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने पर मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है उसे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट या कक्षक चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। Therefore, observed magnetic moment of an atom or ion is the sum of these two. इसलिए अगर हम कुल चुंबकीय आघूर्ण देखें तो वो स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का सम होगा या योग होगा। The magnetic moment is expressed in term of unit called Bohr magneton. चुंबकीय आघूर्ण को जिस पद पे नापा जाता है या प्रदर्शित किया जाता है उस इकाई को बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। एब्रीविएशन है इसका कैपिटल बी capital M. The magnetic moment for an electron having charge E and mass M is given by the following relation. अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन जिस पे चार्ज E है और उसका द्रव्यमान M है तो उसके चुंबकीय आघूर्ण को हम μs इक्वल्स टू EH/4πmc से रिलेट करते हैं या इस रिलेशन द्वारा उसे प्रदर्शित करते हैं। यहाँ H प्लैंक कांस्टेंट है, E जैसा हमने बात की इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, M उसका मास है एंड C इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट या प्रकाश का वेग है। द वैल्यू फॉर म्यू फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन्ड बाय द इक्वेशन इज 9.274 into 10⁻21 arg Gauss inverse 1. And this is taken as one unit of magnetic moment called Bohr magneton. इस इक्वेशन से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए म्यू का मान निकालें तो ये जो वैल्यू हमें मिलती है वो है 9.274 into 10⁻21 अर्ग गॉस। 10 एक BM यानी कि μs की वैल्यू किसके बराबर हो गई 1 बोर मैग्नेटॉन के, वो बराबर हो जाएगा EH/4πmc के, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1. The magnetic moment mu of a single electron is given by the relation μs is equal to 2 root s plus 1. This is equation number 2. और यहाँ s क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू होती है हाफ। अब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए μs निकालना चाहें तो हम s की जगह क्या रखेंगे हाफ। सो इक्वेशन जो हमें मिलेगी वो होगी μs is equal to 2 root half in bracket हाफ प्लस 1 इक्वल्स टू √3 जो कि 1.73 बोर मैग्नेटॉन के बराबर आती है। ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू है। नाउ दस द एटम और आयन हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड हैव स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73। एक इलेक्ट्रॉन या आयन के लिए जिसमें कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके लिए स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट या चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान हमने निकाला 1.73 बोर मैग्नेटॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन स्पिन अलोन, जहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन का चक्रण आघूर्ण है। एंड फॉर द एटम्स और आयंस हैविंग multiple unpaired electrons, the overall spin moment is given by μs is equal to 2 under root s plus 1, इक्वेशन नंबर 3। बच्चों इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में जो फ़र्क है, दोनों दिखने में बिल्कुल एक सी लग रही हैं, जो दिखने में फ़र्क है वो ये है कि इक्वेशन नंबर 2 में जो s है ये स्पिन क्वांटम नंबर है, एक्चुअली इट इज़ स्मॉल s, और यहाँ जो हमने इक्वेशन 3 में s लिखा है इट इज़ कैपिटल S, जो कि इसके ओवरऑल स्पिन मोमेंट का
रिप्रेजेंटेशन करता है। या S इज़ द सम ऑफ द स्पिन क्वांटम नंबर फॉर द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स यदि एक से ज़्यादा हैं तो उन सब के स्पिन क्वांटम नंबर का जो सम होगा वो इस कैपिटल S के द्वारा लिखा जाता है। बट देयर इज़ ए मोर कन्वीनियंट एंड डायरेक्ट मैथड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट यूजिंग द रिलेशनशिप, लेकिन हम इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो एक कन्वीनियंट और डायरेक्ट मेथड मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का हम इस इक्वेशन से भी लिख सकते हैं, जहाँ म्यू इज इक्वल टू रूट n प्लस 2 है, जहाँ n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी आर एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द डिफरेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इस इक्वेशन में चूँकि n हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी सहायता से हम जितनी भी संख्या में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उन सब के लिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ एक छोटी सी स्लाइड में हमने इसे लिखा है, म्यू स्पिन ओनली इक्वल्स टू n प्लस 2। तो अगर n का मान 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 प्लस 2 यानी कि 2 ब्रैकेट 4, और जब इसको सॉल्व किया जाता है तो ये 2.83 के बराबर होता है। इसी तरह से हमने यहाँ पर D3, D4, D5 और D2 ऑल्सो, इनके लिए भी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। फर्स्ट आप देख रहे हैं क्रोमियम प्लस 2 आयन है, जहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट का मान आता है 4.9। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए लगभग 5.8 आता है। 2 का भी हमने निकाला था, 2.4 के आसपास है, और D3 के लिए ये वैल्यू 3.8 आती है। एंड फ्रॉम द वैल्यूज़ ऑफ spin only magnetic moment we observe that there is a fair agreement between the experimental value and the values obtained from the formula। जब ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट की जाती हैं तो हम ये देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यानी कि प्रायोगिक मान एंड द वैल्यूज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फॉर्मूला, और जो हमें इक्वेशन या सूत्र के द्वारा वैल्यूज़ मिली है उनके बीच में काफ़ी कुछ सही सीधा संबंध है। एंड द रीज़न बीइंग that in addition to spin the electron, orbital motion of electrons can also contribute to the magnetic moment। इसलिए इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है कि स्पिन ओनली मोमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण मिल रहा है उसके साथ थोड़ा सा ही सही लेकिन कंट्रीब्यूशन ऑर्बिटल मोशन का भी है, और इस कारण से इस इक्वेशन को थोड़ा सा और रेक्टिफाई किया गया और इम्प्रूव किया गया, और हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो आती है म्यू एस ओ इक्वल्स टू रूट 4s s प्लस 1 एंड म्यू एस प्लस 1 इज इक्वल एल इज इक्वल टू अंडर रूट 4s s प्लस 1 प्लस एल प्लस 1, एंड इन सब से जो म्यू इफेक्टिव हमें मिलता है वो मिलता है म्यू एस ओ ब्रैकेट 1 माइनस अल्फ़ा लैम्डा अपॉन डेल्टा। ये एक रिलेशनशिप भी है जो कि ऑब्जर्व्ड और म्यू इफेक्टिव के बीच में हम पैदा करते हैं या जनरेट करते हैं। इन दिस इक्वेशन S इज़ द रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जो भी हमने पढ़ा कैपिटल S होता है, एंड L कैपिटल L इज़ द रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। L क्या है यहाँ पर, कुल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, एंड ए कंपैरिजन हैज़ बीन मेड इन द कमिंग स्लाइड। अब ये जो स्लाइड है इसमें आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके लिए जो उसकी स्पिन ओनली मोमेंट है और जो ऑब्जर्व वैल्यू है, उन दोनों के बीच मान लगभग काफ़ी कुछ समान है। और इस टेबल से हम ये देख सकते हैं कि देयर इज़ अ वेरी स्मॉल डिफरेंस इन द वैल्यूज़ मीन्स दैट the orbital moments are completely or partially quenched or neutralized। This is because the electric field of ligands surrounding the metal ion restricts the orbital motion of the electron। और ये जो अंतर है उसका मुख्य कारण क्या है कि जो ऑर्बिटल मोमेंट होता है वो लगभग या तो पूरी तरह से या पार्शियली क्वेंच हो जाता है या न्यूट्रल उदासीन हो जाता है। और इसका मुख्य कारण क्या माना गया कि जो लिगेंड्स सराउंडिंग्स में है, जब क्योंकि संकुल बनता है तो वो जो आसपास लिगेंड्स हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल मोशन बाधित होता है, इसलिए ऑर्बिटल मोमेंट कैलकुलेट नहीं हो पाता। तो आज के लिए इस
टॉपिक को हम यहाँ आज ख़त्म करते हैं, जिसमें अपने दो तरह के चुंबकीय व्यवहार और चुंबकीय व्यवहार को समझाने के लिए चुंबकीय आघूर्ण किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके बारे में हमने बात की। सो अगले लेक्चर तक के लिए थैंक्स।